हेलो एवरीवन, आज है 16 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनबीसीसी इंडिया के बारे में। देखिए 33 रुपए का ये शेयर है और फ्राइडे को गिरावट यहाँ पर आई है। अब देखिए 1.5% की गिरावट है। 33 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है और पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो एनबीसीसी के ऊपर इससे पहले भी मैंने वीडियोस काफी ज्यादा बनाए हैं। हर गिरावट के लेवल पर मैंने वीडियो बनाए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब शेयर 17 रुपए के ऊपर था मई महीने में, तब भी मैंने वीडियो बनाकर आपको कहा था कि आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए, पैनिक में आकर बेच के निकलना नहीं चाहिए। अभी तो शुरुआत है, शेयर में अभी और तेजी आनी बाकी है। उसके बाद नवंबर में जब 24 रुपए के ऊपर था तब भी मैंने कहा था कि अभी भी यहाँ पर तेजी आनी बाकी है। अच्छा प्रॉफिट कर रही है कंपनी, निकलने की जरूरत नहीं है। Q2 के रिजल्ट्स आए थे उस वक्त और तब भी मैंने कहा था कि अच्छी कंपनी है, बेच के निकलने की गलती मत करना। आप देखिए दिसंबर महीने में भी, पिछले महीने 30 रुपए के ऊपर शेयर था, तब भी मैंने कहा था कि 30 रुपए का छोटा लेकिन सरकारी शेयर है ये, और अभी धीरे धीरे रिकवरी आएगी, बेचने की जरूरत नहीं है। अभी 9 जनवरी को ही जब 32 रुपए के ऊपर भी था तब भी मैंने कहा था कि डेफिनेटली अभी रिकवरी स्टार्ट हो रही है, अभी भी आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। जब 33 रुपए तक पहुंचा है तो तब तक से लेकर अब तक क्या बदला है इस शेयर में, वो भी हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टारगेट इसका कितना हो सकता है वो भी हम यहाँ पर बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं एनबीसीसी इंडिया की। 33 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 6% का ग्रोथ है। 27 रुपए से उठकर 33 रुपए तक पहुंचा है। लेकिन पिछले 2 दिनों से हल्की सी गिरावट भी है यहाँ पर। एक साल में देखें तो पिछले एक साल में 15% की गिरावट है। 39 रुपीज तक का हाई था, गिरावट आई कोरोना के चलते। 16 रुपए तक शेयर टूटा, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर बड़ी गिरावट आई। लेकिन उसके बाद एक बड़ी रिकवरी भी आई, फिर दोबारा से हल्की गिरावट आई, अब फिर से रिकवरी आई है, फिर हल्की गिरावट आएगी, लेकिन दोबारा रिकवरी भी देखने की चांसेस जरूर है। 3 साल में अगर हम देखें तो एनवीसीसी में 73% की गिरावट है। 125 रुपए के करीब के लेवल से टूटकर शेयर नीचे आया है, जो अभी भी रिकवर नहीं कर पाया है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि यहाँ से एक अच्छी रिकवरी की शुरुआत हो। मिड कैप शेयर है, तकरीबन 6000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसए में देखें तो 1 करोड़ 22 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है और बीएसए में मुश्किल से 15 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग में देखें तो अभी तक दिसंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग नहीं आई है, लेकिन सितंबर में देखें तो प्रमोटर के पास 61.75% की होल्डिंग है। प्रमोटर मतलब सरकार है, यहाँ पर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। एफआईएस और म्यूचुअल फंड के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है। 2.92% की होल्डिंग एफआईएस और 4.26% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड यहाँ पर ओन करती है। इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने कहा कि सरकार सबसे बड़े प्रमोटर है, तो उनके पास सबसे ज्यादा होल्डिंग और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 15 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 73 एफआईएस का भी पैसा लगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी है 6.55% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 20.24% के आसपास देखने को मिल रही है और छोटा शेयर जरूर है लेकिन डिविडेंड पेइंग शेयर है। 13% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 13 पैसे मिल रहे हैं। एनबीसीसी के बारे में एक और चीज अगर मैं आपको दिखाऊं तो कंपनी डेफिनेटली ट्रेंड में है। अगर हम देखने जाए तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स इनको मिल भी रहे हैं। 350 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत से भी ज्यादा का इनको प्रोजेक्ट भी मिला है, कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। उसके अलावा इनको अवार्ड भी मिला है, EEF ग्लोबल अवार्ड इनको मिला है 2020 का, एनबीसीसी को मिला है। और भी कई सारी चीजें हैं। कंपनी की जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो ये है कि इनके पास प्रोजेक्ट कई सारे हैं। आम्रपाली के जो फ्लैट्स है वो भी इन्हीं को बनाने हैं। जो जेपी के कई सारे जो प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं, जो कोर्ट में मामला था, बाद में एनबीसीसी को वो दे दिया गया है काम कंप्लीट करने को लेकर। तो काम बहुत सारा है इनके पास, इसमें कोई शक नहीं है। ऑर्डर बुक जो है वो काफी बड़ी है और अगर हम देखने जाए तो इतनी बड़ी ऑर्डर बुक इस छोटी सी कंपनी के पास वाकई में बड़ी बात है। हालांकि सरकारी कंपनी है,
टेक्निकल रेटिंग अगर हम देखें तो अभी भी शानदार है, अभी भी तेजी के संकेत है, यहाँ शेयर अभी और ऊपर मूव कर सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 62% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 38% लोग बेचने की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम एक और चीज देखें तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स कब आएंगे उसको लेकर अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है। दिसंबर के नतीजे कब आएंगे अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई डेट सामने आ जाए। रेवेन्यूज अगर आप देखें तो मार्च क्वार्टर में 2600 करोड़ के रेवेन्यू थे, जो आप देखिए क्वार्टर दर क्वार्टर से इनके रेवेन्यू में ग्रोथ था। सितंबर 2019 में 1665 करोड़, बाद में 1930 करोड़, उसके बाद 2600 करोड़। लेकिन बाद में जून में हम सब जानते हैं कि जून क्वार्टर पूरा का पूरा हम सबका लॉकडाउन में गुजरा है, काम काज ठप पड़ गया था, तो बड़े रेवेन्यूज नहीं थे, तो मुश्किल से 685 करोड़ का रेवेन्यू इनको देखने को मिला। और सितंबर में 1375 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू देखने को मिला, जो मतलब जंप आया है। दिसंबर में और अच्छे रेवेन्यूज का कैंडल आपको बनता हुआ देखने को मिल जाएगा। प्रॉफिट भी आप देखिए, ऐसी हालत में भी 45 करोड़ का और 10 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने मेंटेन किया है। जून क्वार्टर लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद था, फिर भी 10 करोड़ का प्रॉफिट है। सितंबर में 45 करोड़ का प्रॉफिट है, और इस बार दिसंबर में भी अच्छे प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकती है ये कंपनी, ये बहुत सारे एनालिस्ट का मानना भी है। तो रही बात शेयर होल्डिंग की, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अच्छी खासी होल्डिंग बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स और एफआईज के पास यहाँ पर है। और दिसंबर क्वार्टर की दो चीज यहाँ पर देखने के लायक होगी। पहली चीज इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स, और दूसरी इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो अभी भी नहीं आया है और लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आ जाए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि यहाँ पर अब क्या करना है, तो मुझे अभी भी लगता है कि ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी थोड़ी सी गिरावट आएगी यहाँ पर, क्योंकि आप खुद देखिए जब शेयर 15 रुपए के ऊपर था, शानदार रैली आई, 25 पे पहुंचा, फिर गिरावट आई, दोबारा 16-17 रुपए तक टूट गया, फिर रैली आई यहाँ पर 27 तक पहुंचा, दोबारा गिरावट आई, 22 तक पहुंच गया, फिर तेजी आई, शेयर 29-30 रुपए तक पहुंच गया, फिर गिरावट आई जो इसको दोबारा 22 रुपए तक लेके गई, फिर यहाँ पर तेजी बनी 31 रुपए की, फिर गिरावट आई 27 रुपए की, फिर तेजी आई 33 से 34 रुपए की, अब फिर से गिरावट है। तो यहाँ से एक दो दिन की और गिरावट यहाँ पर हो सकती है, हो सकता है कि 32 रुपए तक भी शेयर ट्रेड करता हुआ देखने को मिले, लेकिन उसके बाद 32-31 रुपए के बाद दोबारा आप एक तेजी की उम्मीद कर सकते हैं, जो इसको 34 रुपए तक भी लेके जाएगी, 34-35 तक। वहां पर आने के बाद फिर से थोड़ी सी गिरावट होगी, 5 रुपए ऊपर जाएगा, 3 रुपए नीचे आएगा, इस तरीके का प्राइस चार्ट पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि शेयर आपको इसी तरीके से ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो आपने खरीदारी की है और आपका नजरिया अभी भी एक साल यहाँ पर बने रहने का है, तो बने रहिए। यहाँ से अगर गिरावट आती है, अगर 31 रुपए के आसपास, 32 रुपए के आसपास शेयर अगर आपको मिलता है, तो आप एक बार फिर से कुछ क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, फिर वेट करें, और गिरावट अगर थोड़ी और ज्यादा हो, थोड़ी और क्वांटिटी वहां पर ऐड करें, क्योंकि वापस 35 रुपए तक तो ये जरूर जाएगा। तो अगेन, जब भी गिरावट आए थोड़ी क्वांटिटी ऐड करें, और गिरावट से पैनिक मत कर जाना। फिर देखिए ऐसी गिरावट ये पहले भी दिखा चुका है, लेकिन जब भी तेजी के बाद गिरावट आई है, उस गिरावट के बाद बड़ा बाउंस बैक भी आया है। जो मेरा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर होगा वो तकरीबन 40 रुपए का होगा, जो इसका एक साल का हाई है। एक साल का हाई इसका 39 रुपीज के आसपास है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ये उस लेवल को तोड़ेगा। तो एटलीस्ट उस लेवल तक तो आपको यहाँ पर बने ही रहना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि ये जो 3 साल का जो इसका हाई है, हालांकि वो तो तोड़ना अभी तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि 60 रुपए का जो 2019 का जो लेवल है वो ये ब्रीच भी कर सकता है। शॉर्ट टर्म में तो अभी हम 40 का लेवल मान के चलते हैं, लॉन्ग टर्म में इसका जो 60 रुपए का जो लेवल था वो शायद वो ब्रीच कर सकता है आने वाले दिनों में, लॉन्ग टर्म की मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो ओवरऑल एनबीसीसी इंडिया में मैं यही कहूंगा कि ये शेयर इसी तरीके से मूव करेगा, 5 रुपए ऊपर जाने के बाद 3 रुपए नीचे भी आएगा। तो आपको एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स यहाँ पर नहीं खरीदने हैं, क्योंकि होता क्या है कि आपने मान लीजिए कि खरीद लिए 29-30 पर, फिर वापस 1-2 महीने के कंसोलिडेशन के लिए चला गया नीचे, फिर आपको लगेगा कि यार मेरा पैसा डूब रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपको अगर 500 शेयर खरीदने तो पहले सिर्फ 100 शेयर खरीदो, फिर वेट करो, अगर गिरावट आती है तो और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो, क्योंकि इवेंचुअली दोबारा से तेजी की तरफ शेयर जरूर भागेगा। तो टुकड़ों में ही खरीदारी करो और 1-1.5 साल का यहाँ पर लक्ष्य लेके चलिए, जरूर शेयर आपको 40 रुपए से ऊपर निकलता हुआ देखने को मिलेगा आने वाले कुछ महीनों में।
और बहुत ही बड़े लॉन्ग टर्म में शायद हो सकता है कि 60 रुपए का जो लेवल है उसको भी ये ब्रीच कर जाए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।